साथियों, इस देश में हम लोग हजारों सालों से गुलाम बने हुए हैं। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी और देश में संविधान लागू होने के बावजूद भी हम लोग इस देश में गुलाम बने हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो इसकी बहुत बड़ी वजह हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसकी वजह, गुलाम बनने की वजह, गुलाम बनाए जाने की वजह अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास की वजह से हम गुलाम नहीं हैं। इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को इस देश में 1703 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। तो बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। एक अछूत लोगों की 1703 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए होना, 1703 टुकड़े हैं सारे देश भर में। शेड्यूल कास्ट के, जिसको हम इस महापंचायत में इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके सारे देश भर में 1703 टुकड़े हैं। हरियाणा में 50-60 से कम टुकड़े नहीं होंगे। शेड्यूल कास्ट की 50-60 से कम जातियां नहीं होगी। 37। तो इस तरह से सारे देश भर में अलग अलग राज्यों में शेड्यूल कास्ट के लोगों को टुकड़ों में बांटा गया है। ऐसे सारे देश भर में 36 स्टेट है। ये 36 स्टेट में 1703 जाति के टुकड़े हैं शेड्यूल कास्ट के। इस टुकड़ों में बांटने की वजह से हम गुलाम हैं। तमाम लोग अंधविश्वास के हमारे विरोधी होते हैं, मगर जाति के समर्थक होते हैं। अंधविश्वास के विरोधी होते हैं, मगर जाति के समर्थक होते हैं। तो अंधविश्वास के विरोध में होने मात्र से हमारी गुलामी खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए हमको ये जो ब्राह्मणों के द्वारा पहले हमें बांटने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई, 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया और ब्राह्मणों ने सबसे ऊपर अपने आप को रखा। बनाने वाले वही थे। कैथल में यही बात मैं कह रहा था, ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी, जो सच था। वो 2-3 हजार साल से हमारे विरोध में कह रहे थे, बोल रहे थे
हमको नीच बनाने का काम कर रहे थे, हमको टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे थे। हमारे लोगों ने हजारों सालों से ये बात बर्दाश्त की। अभी हमारे लोग इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके बारे में बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान के आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी दी गई है, संगठन बनाने की आजादी दी गई है। मनुस्मृति में हमें बोलने की आजादी नहीं थी, संविधान में बोलने की आजादी है। मनुस्मृति में हमारे लोगों को जागृत करने की आजादी नहीं थी, संविधान में हमें जागृत करने की आजादी दी है। मनुस्मृति में संगठन बनाने की आजादी नहीं थी, संविधान ने हमें संगठन बनाने की आजादी दी है। आर्टिकल 19 में संविधान के संगठन बनाने की आजादी दी है। तो 1703 टुकड़ों में बांटे गए लोगों को जगाना होगा। पहला काम 1703 जाति के टुकड़ों में जो शेड्यूल कास्ट के लोग, जो 1703 टुकड़े थे, 1703 टुकड़ों के 1703 नाम थे और है। उन सभी लोगों को सेकंड इंडिया एक्ट 1935 के तहत बाबा साहब आम्बेडकर ने एक नाम दिया, शेड्यूल कास्ट। इनके 1703 टुकड़े थे, उनको बाबा साहब आम्बेडकर ने एक नाम दिया, शेड्यूल कास्ट। हमारे लोगों के पास जानकारी भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा। ज्ञान बड़ी बात है, जानकारी नहीं है, ज्ञान कहां से होगा? है? जानकारी ही नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा? ज्ञान तो जानकारी से आगे है। तो सेकंड इंडिया एक्ट 1935 में बाबा साहब आम्बेडकर ने 1703 टुकड़ों के लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक नाम दिया, शेड्यूल कास्ट। समझाने के बोल रहा हूं, आपको समझने के लिए समझा रहा हूं। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो लोकतंत्र में आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। लोकतंत्र में चाकू, छुरी, बंदूक, गोली नहीं चलती है। लोकतंत्र में जानकारी हथियार है, जानकारी हथियार है। लोकतंत्र में चाकू, छुरी, बंदूक, गोली नहीं चलती है, जानकारी हथियार है। जानकारी होना चाहिए। तो इन लोगों को 1703 टुकड़ों में बांटे गए लोगों को जगाना होगा। तो जगाने के लिए जानकारी चाहिए, है? जगाने के लिए जानकारी चाहिए। जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़ने के लिए जानकारी चाहिए। जो जगाने के लिए जानकारी है वो जोड़ने के लिए उपयोगी नहीं है। जगाने के लिए अलग जानकारी चाहिए, जोड़ने के लिए अलग जानकारी चाहिए। और जोड़े हुए लोगों को संगठित शक्ति में रूपांतरित करना है, अलग जानकारी चाहिए। और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग
परिवर्तन का लक्ष्य पूरा करने के लिए संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। अलग जानकारी चाहिए, जगाने के लिए अलग चाहिए, जोड़ने के लिए अलग चाहिए, संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए अलग जानकारी चाहिए, संगठित शक्ति का परिवर्तन के लिए उपयोग और प्रयोग करने के लिए अलग जानकारी चाहिए, जानकारी चाहिए। हथियार है जानकारी। क्यों? चाकू छुरी बंदूक गोली लोकतंत्र में नहीं चलती है। पहले हमारे लोगों को जानकारी हासिल करना चाहिए। इसलिए बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? ब्राह्मणों को बुरा लगता है। ब्राह्मणों का संगठन है आरएसएस, वो मुसलमानों के विरोध में लोगों को भड़काते हैं, फिर हमारे लोग मुसलमानों को धरते हैं, फिर बांधते हैं, फिर पीटते हैं और जान जाने तक मारते हैं। वो या तो एससी के होते हैं या तो बीसी के होते हैं। ब्राह्मणों के कहने पर मुसलमान को धरते हैं, मुसलमान को बांधते हैं, मुसलमान को पीटते हैं और जान जाने तक मारते हैं। बहुत लोगों को मारते हैं। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अब इससे 66 साल मेरी उम्र है। 48 साल से कर रहा हूँ। वामसेव के संगठनकर्ता लोगों ने किसी ब्राह्मण को धरा, ब्राह्मण को बांधा, ब्राह्मण को पीटा और जान जाने तक मारा। ऐसी एक भी घटना नहीं, ऐसा एक भी एविडेंस नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तब भी ब्राह्मणों को बुरा लगता है हमारा बोलना। हमारा बोलना, हम गोली नहीं चला रहे हैं, ब्राह्मण पर गोली नहीं चला रहे हैं, बोली चला रहे, गोली नहीं। हम गोली नहीं चला रहे, बोली चला रहे हैं। फिर भी ब्राह्मण को बहुत बुरा लगता है। और कैथल में ब्राह्मण लोगों ने बुरा माना, हमारे नाम का मुर्दाबाद किया, कम मुर्दाबाद किया और थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था। ब्राह्मण मेरा मैदान में आके विरोध नहीं कर रहे हैं, बहुत दुखी हुई इस बात से। ब्राह्मण मेरा सारे देश भर में मैदान में आके विरोध नहीं कर रहे हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? अगर सारे देश भर में, मैं हरियाणा के ब्राह्मणों का बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवादी हूं, वो मैदान में आकर मेरा विरोध करने के लिए मैदान में आए। हमने उनका वीडियो बनाया, सारे देश भर में लोगों को बताया कि देखो ब्राह्मण हमारा विरोध कर रहे हैं, मगर हरियाणा के बाहर के ब्राह्मण विरोध नहीं कर रहे। तो मैं हरियाणा के ब्राह्मणों को कहता हूं, सारे देश भर में फैल जाओ मेरा विरोध करने के लिए, सारे देश भर में फैल जाओ, मेरा विरोध करो। दूसरे ब्राह्मण विरोध नहीं कर रहे, दूसरे राज्यों के। आप अच्छे ब्राह्मण हो, मेरा विरोध करने वाले, जाओ सारे देश भर में फैल कर मेरा विरोध करो। क्योंकि जब ब्राह्मण मैदान में उतर कर मेरा विरोध करता है तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को मेरी बात सही लगती है। मैं समझा रहा हूँ, 48 साल से समझा रहा हूँ, मेरे लोगों को कम समझ में आता है। जब ब्राह्मण विरोध करता है तो मेरे को बहुत टेलीफोन आया,
कि आप सही कर रहे हैं। अरे तुम अभी कर रहे हो, 48 साल से कर रहा। नहीं, वो ब्राह्मण लोगों ने जो विरोध किया तो हमें पता चला आप सही कर रहे हो। तो इसलिए मैं हरियाणा के ब्राह्मणों को कह रहा हूं तुम बहुत अच्छे ब्राह्मण, मेरा विरोध कर रहे हो, अच्छे ब्राह्मण हो, सारे देश भर में फैल जाओ, मेरा विरोध करो, खुलकर विरोध करो सारे देश भर में। वामन मेश्राम को हरियाणा में आने नहीं देंगे, ब्राह्मण कह रहे। हरियाणा नहीं, भारत ब्राह्मणों की भूमि नहीं है। आप हमारे दया पर भारत में रह रहे हैं, ध्यान रखो। हरियाणा में नहीं, अरे भारत में तुम रह रहे हो। हरियाणा छोटा प्रदेश है। मैं तो सारे डेली ही घूम रहा हूं, तो मेरा कार्यक्रम एक दिन का थोड़ी है कि 11 तारीख का कार्यक्रम कर लिया और आराम कर लिया। मैं तो सारे देश भर से घूम कर यहाँ आ रहा। हरियाणा के लोग मुझे 9 तारीख मांग रहे थे, मैंने कहा नहीं मेरे पास समय नहीं है, 11 तारीख भी है। तो मैं आप लोगों को, जो लोग ऐसा कहते हैं कि यहां नहीं आने देंगे, वहां नहीं आने देंगे, मैं अपने कार्यक्रम रद्द करके वहीं जाता। यहां का ब्राह्मण बोलेगा यहां मत, मैं वही जाता। और ये टेस्ट करता हूं उसकी कितनी औकात है, उसकी औकात कितनी है। आप लोगों को मालूम नहीं है, मैं जानता हूं। जब हरियाणा के ब्राह्मणों ने विरोध किया मैदान में आकर, तो हरियाणा के सूझबूझ रखने वाले ब्राह्मणों की मीटिंग हुई। आपको पता नहीं है? अरे ऐसा मत करो। क्यों? वामन मिश्रम को फायदा होता है, उसका संगठन बढ़ता है, उसकी ताकत बढ़ती है, और जितनी संगठित शक्ति बढ़ेगी वामन मेश्राम की, उतना खतरा हमारा बढ़ेगा। तुम समझ नहीं रहे हो। कैथल में गए, गलत किया, महेंद्रगढ़ में मत जाना। आए क्या? नहीं आए, आपको पता नहीं है। सूझबूझ रखने वाले ब्राह्मणों ने मीटिंग की और उनको समझाया। अरे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। विरोध मत करो, कम लोगों में वामन मेश्राम की बात जाएगी। विरोध करोगे ज्यादा लोगों में पहुंचेगी। जल्दी हमारा राम नाम सत्य होगा। राम नाम सत्य समझ में ना? हमारे लोगों को जो भाषा समझ में आती वो बोलता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अंधविश्वास के विरोध में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विरोध में बोलता हूँ। ये ब्राह्मणवाद का प्राण तत्व है। प्राण निकाल दो, अंधविश्वास ऐसे हवा में उड़ जाएगा, ऐसे हवा में उड़ जाएगा। जड़ को पकड़ो। अगर आप झाड़ की फांदियां तोड़ोगे तो झाड़ खत्म हो जाएगा। कैसे होगा? झाड़ में ताकत होती है, अगले बरसात में और 2-4 फरदोड़े फांदियां आती है, झाड़ साला वैसे खड़ा रहता है। एक ब्राह्मणवाद की जड़ है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। उसको अगर खत्म कर दोगे ये पूरा झाड़ उखड़ के खत्म हो जाएगा। ये करना चाहिए। इसलिए मैं तमाम जगह, हर जगह एक बात कि 1703 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। इनको जगाओ, इनको जोड़ो, संगठित शक्ति निर्माण करो, फिर संगठित शक्ति का उपयोग करो। फिर पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 3743 जाति के टुकड़े हैं ऑल इंडिया में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, 1703 भारत सरकार के।
3,743 टुकड़े मंडल कमीशन ने बताए, सरकार के आंकड़े। तो पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को अछूतों से ज्यादा टुकड़ों में बांटा। 1703 टुकड़े अछूतों के और 3,743 जाति के टुकड़े पिछड़े वर्ग के, ओबीसी के। ध्यान रखो, ये तीनों टुकड़ों को मिलाकर 1703 शेड्यूल कास्ट, 801 आदिवासी, पिछड़ा वर्ग 3,743 मिलाकर आंकड़ा बनता है 6,247। ब्राह्मणों ने जब आजादी का आंदोलन चलाया तो लोगों को कहते थे ब्राह्मण बुरे हैं। क्या कहते थे? ब्राह्मण। अंग्रेजों को कहते थे अंग्रेज बुरे हैं। तो लोग पूछते थे कैसे? कि इन्होंने हमारे लोगों को बांटा। ये कैसे बांटा? हिंदू मुसलमान में 2 टुकड़े किया। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को, तमाम भारत के लोगों को कहा अंग्रेज बुरे हैं, उन्होंने 2 टुकड़ों में बांटा। मैं बता रहा हूं, ब्राह्मणों ने 1703 टुकड़ों में शेड्यूल कास्ट को बांटा, 801 टुकड़ों में आदिवासियों को बांटा, 3,743 जाति के टुकड़ों में पिछड़े वर्ग को बांटा, तीनों को मिलाकर 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा। इसको 2 से भागाकार कर लो तो 3,123 गुना ब्राह्मण अंग्रेजों से खतरनाक लोग हैं। 3,123 गुना ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, गोली नहीं चला रहा। तो हरियाणा के ब्राह्मण को बहुत बुरा लगा। रे ये तो जड़ खोदने में लगा हुआ है भाई। ये वामन में शाम गोली नहीं चला रहा है, बात तो सही है। चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चला रहा है, मगर ये जड़ खोद रहा है, जड़ खोद रहा है। ये ब्राह्मणवाद का जो पेड़ है ये उखड़ के गिर जाएगा और इससे 6,247 जाति के टुकड़े इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होने से ये झाड़, ये पेड़ गिरकर खत्म हो जाएगा। ये बात, इसके लिए गाड़ना, ये करो, ये करना जरूरी, इसको जगाना जरूरी है, जगे हुए लोगों को जोड़ना जरूरी है, जोड़े हुए लोगों को संगठित शक्ति में रूपांतरित करना जरूरी है और संगठित शक्ति का जड़ को उखाड़ने के लिए उपयोग और उपयोग करना जरूरी है। ये करना जरूरी है, ये करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये करना जरूरी है। मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अभी 36 साल चल रहा है, कर रहा, यही कर रहा। ज्योतिराव फुले ने यही किया। वो कहते थे शूद्रों प्रति शूद्रों को जगाओ, जोड़ो। कहते थे कि शाहू महाराज ने भी कहा, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, और ये करने के लिए पर्टिकुलरली बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 19 लिखा। ये करने के लिए लिखा। ये पढ़ लो ठीक से संविधान का आर्टिकल 19। वाराणसी में यही बताने के लिए कार्यक्रम कर रहा था, तो ब्राह्मणों ने, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पुलिस वालों को प्रभावित करके हमारा कार्यक्रम रद्द कर दिया। मामला हाईकोर्ट में गया,
हाई कोर्ट से नोटिस इश्यू हो गया, अब पुलिस कमिश्नर को हाई कोर्ट में जवाब देना है इस संविधान का आर्टिकल का 19 का उल्लंघन क्यों किया। कहेगा वो कहेगा इन्हें ब्राह्मणों ने कहा था, ब्राह्मणों ने कहा था इसलिए हमने ऐसा किया। तो ब्राह्मण तो कुछ भी कहेंगे, तुम तो सरकार की सैलरी ले रहे हो, संविधान की शपथ लेकर काम कर रहे हो, तो तुमको तो संविधान बाइंडिंग है, संविधान के अनुसार तुमको काम करना चाहिए। तो हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, हम कभी कोई हिंसा करने का काम नहीं करते, न हिंसा करने का समर्थन करते हैं। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया उसका उपयोग करते हुए करते हैं। ये काम 31/7 से किया और अभी हमारे पास 31 स्टेट में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा संगठन है। इतना बड़ा संगठन, पूरी जिंदगी लगा दिया। 18 साल 3-4 महीने की उम्र थी, यंग था, अभी 66 साल का हो। कल मैं जिस प्रदेश में था वहाँ हमारे लोगों ने मीटिंग 6वें मंजिले पर रखी और लिफ्ट खराब हो गई। तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि मेश्राम जी लिफ्ट खराब हो गई, लिफ्ट दुरुस्त होने के बाद आ जाना। मैंने कहा सीढ़ियाँ नहीं है क्या? कहा है। तो क्या दिक्कत है कि आप 6वें मंजिले में चलते हुए 66 साल में कैसे जाओगे? मैंने कहा देखो मुझे हाथ मत पकड़ना। तो मैं सीढ़ियों में बगैर किसी साथी का हाथ पकड़े 6वें मंजिले में एक ही दम में पहुंच गया, रुका नहीं। तो अभी हमारे में दम है। ये लड़ाई पूरी खत्म करके ही दम लेंगे। साथियों, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये लड़ाई हम बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई लड़ेंगे। आपका साथ सहयोग, जैसे हरियाणा के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आ रहे हैं, तो ये साथ सहयोग और गांवों में तरफ बढ़ाओ, जल्दी हरियाणा में बदलाव होगा। पिछले कैथल के मीटिंग में मैंने घोषित किया था कि ये जो इतना बड़ा विशाल संगठन है हमारा, राजकुमार सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। संगठित शक्ति का उपयोग और उपयोग करेंगे और राजकुमार सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बात बैकवर्ड क्लास के तमाम जातियों में जाकर के प्रचार करो। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं इस मौके का फायदा लेकर। ये बात मैं पहली बार बोलने जा रहा हूं, इसके पहले मैंने कभी नहीं बोला कि हमारे देश में नौकरियों के लिए रिजर्वेशन है। नौकरियों के लिए रिजर्वेशन है, शिक्षा के लिए रिजर्वेशन है। आज मैं अपने संगठन शक्ति के बल पर अपने संगठन में 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मंडल कमीशन ने कहा 52% है, तो 52% लोगों के 52% मुख्यमंत्री बनाएंगे भारत में। जैसे हरियाणा में राजकुमार जी को बनाने का ऐलान किया तो आपको खुशी हुई। 52% लोगों को
अरे उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं जा रहा इसलिए दुखी होगी। तो 50% महिलाएं हैं तो 50% मुख्यमंत्री तो महिलाएं भी हो सकती है ना, नहीं हो सकती? अगर 50% महिलाएं हैं और 52% में 26% पुरुष ओबीसी मुख्यमंत्री और 26% ओबीसी महिला मुख्यमंत्री हो गए। बैठ जाओ। हमारा जब अधिकार होगा तो इसी तरह से होगा। हमारे पास संगठन शक्ति है तो हम अभी संगठन शक्ति के बल पर कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री संगठित शक्ति के बल पर बनाया जाता है। इसके आधार पर बोल रहा हूं, ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, संगठन शक्ति के बल पर बोल रहा हूं। हरियाणा में जब चुनाव होगा तो राजकुमार सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे देश भर के कार्यकर्ता हरियाणा में प्रचार के लिए बुलाए गए। पूरी बुद्धि पैसा, अरे सुनो, अरे सुन ले भाई, सुन ले, इतना ज्यादा खुश मत हो। ज्यादा खुशी के बजाय थोड़ा पेशेंस रख के वो करना होगा ना, ऐसे मुख्यमंत्री थोड़ी बनता है। मेरा जिंदाबाद करने से सैनी जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? संगठन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी हरियाणा में, और हरियाणा के जितने गांव हैं वो सारे गांव में ये विचारधारा पहुंचानी होगी और लोगों को संगठित क्षेत्र में लाना होगा, तब ना होगा। ये बात समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से सुनो भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद के चर्चे मत पढ़ो। मोहम्मद मेश्राम का जिंदाबाद कहने की जरूरत ही नहीं है, वो जिंदाबाद ही है, वो बगैर बोले ही जिंदाबाद है। मैं अपने बल पर इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, हमारे लोगों को इस देश में प्राण बनाए हुए देखना चाहते हैं। मोहम्मद मेश्राम को नहीं बनना है, हमारे समाज को बनना है और बनाना है, इसके लिए जिंदगी लगाई। छोटा लक्ष्य नहीं है हमारे जिंदगी के सामने कि एक आदमी को बन जाना है, समाज को बनाना। तो 52% में 26% पुरुष ओबीसी को मुख्यमंत्री और 26% महिला ओबीसी मुख्यमंत्री। ये बात फैला, देखो ये बात फैलाओ तो और अगले बार इससे ज्यादा महिलाएं आएगी। इसको फैलाओ तो और ज्यादा आएगी। दूसरी बात, अगर शेड्यूल कास्ट की संख्या 15% है ऑल इंडिया में, तो ऑल इंडिया में शेड्यूल कास्ट के 15% मुख्यमंत्री होंगे। तो ये तो काशीराम जी का स्लोगन था ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, कहा था ना। तो ये काम हम करेंगे, 15% शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, 7.5% आदिवासी, उनके अंदर 15% में भी 7.5% महिलाएं हैं, उनको भी। आदिवासी 7.5% है, 3.25% उनके भी महिलाओं का मुख्यमंत्री, ठीक है। 20% माइनॉरिटी है, उसका भी मुख्यमंत्री। और जब यूरेशियन ब्राह्मण भारत में आए तो उन्होंने यहाँ आकर यहाँ की प्रजा से, यहाँ के जो मूल प्रजा है उस मूल प्रजा से क्षत्रिय बनाया। तो जो क्षत्रिय है ना भारत में, जानते हो, ये मूल रूप से नाग लोग है। ये जो मौर्य साम्राज्य का नाम सुना आप लोगों ने, मौर्य है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, बृहदत्त मौर्य, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने करके उसके बाद रामायण लिखी, उसकी हत्या करने के बाद रामायण लिखी, उसके बाद महाभारत लिखा। महाभारत में धर्मराज है? अशोका को सामने रख के लिखा धर्मराज है। किसी को पता है इतिहास का? हमारे अशोका को धर्मराज कहा जाता था, है किसी को पता?
थोड़ा इतिहास हमारा इतिहास बता रहा, दूसरों का नहीं बता रहा हूं। ब्राह्मणों ने ये बातें हमारे लोगों को नहीं बताई। सिंधु घाटी सभ्यता में ब्राह्मण नहीं थे, उसके बाद ब्राह्मण नहीं थे, कई हजार साल बाद ब्राह्मण भारत में आए। मौर्य लोगों का साम्राज्य इस देश में स्थापित हुआ। इस देश में राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण दुनिया में जब कुछ नहीं था। यूरोप और अमेरिका में लोग वहां के पत्थर और पत्थर को खींचकर आग निकालते थे। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? यूरोप में लोग जब पत्थर और पत्थर को खींचकर आग निकालते थे, तब मौर्य लोगों ने साम्राज्य स्थापित किया। अंदाजा लगाओ हमारे महापुरुषों का, हमारे महानता का, छोटे लोग नहीं हैं। तो ये जो क्षत्रिय है आज हमारे देश में 6%, ये मूल रूप से नाग लोग है। एक बिहार में हमारा स्टेट लेवल का अहिर जाति का, यादव जाति का स्टेट लेवल का पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष है ओबीसी। वो क्षत्रिय के घर में गए और कहा क्षत्रिय को, मैं भी क्षत्रिय हूं। अहिर यादव ने कहा मैं भी क्षत्रिय हूं। तो क्षत्रिय ने पूछा तुम कौन से वाले क्षत्रिय हो? कोई शादी ब्याह का समय आता है तो पूछते बिरादरी में तुम कौन सा हो, निचले वाले हो, मदले वाले हो कि ऊपर वाले होते ना, शादी में चलता नहीं मामला। उसको हमारे लोगों को यही पता नहीं चला निचले वाला हो कि मजले वाला के हो कि ऊपर वाला हो। शादी कर लो तो बच्चा ही पैदा होता है, जानवर पैदा नहीं होता। हम गधे लोगों को ये बताएंगे, इसी झंझट में ब्राह्मणों ने हमारे दिमाग को खराब किया। तो क्षत्रियों ने हमारे अहीर भाई प्रदेश अध्यक्ष को पूछा तुम कौन से वाले क्षत्रिय हो? कहा मैं नाग वाला क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय था उसमें मैं भी नाग वाला। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, एक परंपरा में हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में जो ज्ञान होता है वो अगले पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता है। तो आपको जो हमारे पास रिसर्च है, शोध है, संशोधन है, उसके आधार पर बता रहा हूं। इस देश में राज्य संस्था का निर्माण नाग लोगों ने, मूल निवासियों ने किया और मौर्य साम्राज्य मौर्य सरनेम रखने वाले का नहीं, नाग लोगों का। ये ध्यान रखो, गांठ बांधो। हरियाणा में पता नहीं आप लोग नाग पूजा करते कि नहीं करते? ऐसा कोई त्योहार है क्या नाग पंचमी का? नाग पंचमी है, सारे देश भर में नाग पंचमी का पूजा होती है, दुनिया में कहीं नहीं होती, भारत में होती है। ये वजह है नाग लोगों का। साथियों, मैं थोड़ा आप लोगों को ये याद दिला रहा था, हम लोगों का इतिहास और हम लोगों का मूल छोटे लोगों का नहीं है। जब दुनिया में लोग पत्थर पर पत्थर खींचकर आग निकालने का काम करते थे, प्रिमिटिव स्टेज था, आदिवासी से भी ज्यादा प्रिमिटिव था। उस समय हमारे पुरखों का साम्राज्य था, अफगानिस्तान से आगे तक। जानते हो अफगानिस्तान देखा? अब मौर्य के समय का भारत का नक्शा देखा? देखो निकाल के, सब अवेलेबल है। मौर्य के समय का नक्शा अवेलेबल है हमारे पुरखों का। देखो, देखने से आपके मन में गर्व और गौरव भाव पैदा होगा। अरे मेरे पुरख इतने महान। जब ब्राह्मणों ने आपको जातियों के टुकड़ों में बांटा तो आपके मन में ब्राह्मणों ने हीनता भाव पैदा किया, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप किया, हीनता भाव डेवलप किया। अरे मैं तो छोटी जाति का। कोई ब्राह्मण जब रेल से ट्रैवलिंग करता है और किसी शेड्यूल कास्ट को पूछता है, बैकवर्ड क्लास को पूछता है तेरी जाति क्या है, वो बताने के लिए संकोच होता है।
बताने के लिए संकोच होता है हमारे लोगों को। क्यों? हम कहते छोटी जाति, तो हमारे लोग जाति बताते नहीं है। इसलिए बता रहा हूं, अरे तुम्हारा इतिहास बहुत महान लोगों का है। तुम लोग हो दुनिया में पहला साम्राज्य स्थापित करने वाले। ये इतिहास पढ़ो तो आपको पता चलेगा। इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपको महानता से नीच बनाने का काम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने किया। इसलिए इसके विरोध में हमारे लोगों को जगाना चाहिए, कहना चाहिए ये हमारे बाप दादाओं की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ये हमारे दुश्मनों के द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई व्यवस्था है, जिसका हमारे लोग गर्व करते। राजकुमार सैनी जी, ये जाति जिसको आप गर्व करते हो, किसी की भी जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई, जिसका हम गर्व करते रहते हैं। इसमें गर्व करने वाली क्या बात है? जिसने तुम्हारे लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा, तुमको नीच बनाया, तुम्हारे अंदर ऊंच और नीच का भाव पैदा किया, तुम्हें एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाया भिड़ाया, और प्रतिदिन हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस जाति ने हमें क्या दिया? गुलामी, इसके अलावा क्या? हमें संकल्प करना चाहिए, ये जाति हमारे बाप दादा की बनाई हुई नहीं है, ये दुश्मनों के द्वारा विभाजित करने के लिए, टुकड़ों में बांटने के लिए षड्यंत्र था। और हमें जागृत होकर इसके विरोध में जनमत बनाना चाहिए। अगर इसके 1/3 लोग जाग गए तो आपका इस देश में राज होगा। 35%, अरे कांग्रेस का राज 30% से दिल्ली में होता था। मायावती 29.40% से यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। वन थर्ड लोगों को अगर जगा दो, संगठन शक्ति निर्माण कर दो, दिल्ली में हमारे लोगों का राज होगा, हमारे लोगों का साम्राज्य होगा। ये करना होगा, ये करने से होगा। इसके लिए आपको जो संवैधानिक अधिकार चाहिए था सब व्यवस्था किया बाबा साहब ने, सब कुछ व्यवस्था किया। आपको वोट चलाने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है, चाकू चलाने की जरूरत नहीं है, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। अरे कागज का टुकड़ा बैलेट बॉक्स में डालना पड़ता था, अब तो वो भी नहीं करना पड़ता। अभी तो केवल 1 उंगली, 5 उंगली है, अरे 1 उंगली चलाना पड़ता है। 1 उंगली से दबा दो तो आपका काम हो जाएगा। एक करने से होगा, ये कर सकते। तो 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, 26% महिलाएं मुख्यमंत्री, ओबीसी की 26% पिछड़ा वर्ग के पुरुष, ओबीसी 15% शेड्यूल कास्ट के, तो आधा स्त्री और पुरुष, शेड्यूल ट्राइब के 7.5%, तो उसके हिसाब से हो गया। माइनॉरिटी के 20%, 15% मुस्लिम हैं, तो बाकी अगर इस तरीके से आप ये एजेंडा लेकर जाओ, लोगों में जाओ, ये कहो कि हमें ये जब मिलेगी ताकत ये करें। ये मत कहो तुमको 2 टाइम की रोटी देंगे। मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या चकमराएगा क्या? 2 टाइम की रोटी, चले कोई एजेंडा है? 2 टाइम की रोटी है, मुख्यमंत्री बन जाओ फिर पंच पकवान न दो भाई। पता है आप लोगों को कितने लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का? है पता? हमारे लोग अरे क्या करना है यार, पहले साला दुनिया का टेंशन है, तुम भारत सरकार का बजट का आंकड़ा बताना चाहते हो 42 लाख करोड़। हमारे तो लोगों को समझ में भी नहीं आता ये कितना आंकड़ा होता है। 42 लाख
करोड़। और हमारे लोगों को लाख तक समझ में आता है। लाख गिनती है ना, हमारे लोगों की भी तो गिनती की औकात है ना। लाख, करोड़ बोलने आता है, गिनना नहीं आता। 42 लाख करोड़ एक साल का बजट भारत सरकार का। हरियाणा सरकार का अलग है, ये भारत सरकार का बता रहा हूं। तो आप अपने लोगों के लिए अरे जो चाहो कर सकते हो। एक आदमी विदेश में पढ़ने के लिए गया, बाबा साहब अम्बेडकर। एक आदमी, कितना फर्क हुआ है? कितना फर्क हुआ? सारे देश भर में फर्क हुआ ना एक आदमी के पढ़ने से विदेश में। आपकी सरकार होने से विदेश में हजारों लाखों लोगों को भेजा जा सकता है। लाखों लोगों को विदेश में भेजा जा सकता है। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में हम लोग संगठित शक्ति का उपयोग और उपयोग करते हुए ये काम करेंगे। और ये जब करेंगे तो बड़ा बदलाव होगा। इसमें आप हमारा साथ सहयोग करेंगे, ये मैं आशा और विश्वास करता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरा डेली का कार्यक्रम है, तो मुझे यहाँ से अब निकलना होगा। तो यहाँ से निकलकर दिल्ली एयरपोर्ट पर सीधा जाना होगा, ऑफिस में भी नहीं जा पाऊँगा। सीधा फ्लाइट में बैठकर मुझे आगे जाना है महाराष्ट्र में, फिर मीटिंग वहाँ, ये डेली का कार्यक्रम है। तो मैं और